नमस्ते, मैं अनुभव और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इंटरव्यू लेने के लिए और पर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था इससे पहले, क्योंकि इससे पहले मैंने इतना बड़ा इंटरव्यू किया नहीं था। और आप पीछे देख पा रहे होंगे हॉटस्टार लिखा हुआ है, तो हॉटस्टार के 3-4 डायरेक्टर्स हैं हमारे साथ। और पीछे है जिस चेयर पे मैं बैठा हुआ वो है डायरेक्टर्स चेयर, तो मुझे डायरेक्टर की चेयर पर बिठा दिया गया, पर मुझे लेना है इंटरव्यू, जिनमें से चौथे डायरेक्टर आए नहीं हैं, तो 3 हैं हमारे साथ। सुपर्ण है जिनकी गुड वाइफ आने वाली है अभी, उसका आप लोगों ने टीज़र देखा होगा, काजोल हैं उसमें। और मिहिर हैं, मिहिर की मासूम आ चुकी है। और साथ में है विक्रांत, इनकी दहन आ चुकी है, अभी कुछ ही दिन पहले आई है, आपने ज़रूर देखी होगी। तो खेला शुरू करते हैं। क्या होता है कि जब आप लोग, चूँकि जितनी आप लोग की तीनों की सीरीज़ हॉटस्टार पे आई, उनमें एक एलिमेंट बहुत कॉमन है और वो है ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव विज्ञान। क्या ये एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी होती है एक डायरेक्टर की कि वो इसको पढ़े ह्यूमन साइकोलॉजी को? क्योंकि उसको एक तो फिल्म में तो चाहिए होता है एक्टर को समझाना है, पर उसके साथ में ये भी होता है कि उसे एक बहुत बड़े क्रू के हैंडल करना होता है। तो इस पे क्या है कि ह्यूमन साइकोलॉजी एक ज़रूरी होती है डायरेक्टर के लिए? सुपर्ण, हाँ सुपर्ण, सॉरी सुपर्ण, ओके। पीपल मैनेजमेंट, हाँ डायरेक्टर का सबसे पहला काम पीपल मैनेजमेंट होता है। बिकॉज आप जब सेट पे आते हो तो 250 लोग होते हैं। हाँ हर आदमी के दिमाग में होता है कि मैं ये करूँगा, हाँ ऐसे करूँगा। हाँ अब अगर 250 लोग अपनी तरह से काम करने लगे तो 250 तरीके से अलग तरह के काम होंगे, राइट? हाँ सबको एक ही विचारधारा पे लाना, हाँ उनको मैनेज करना, हाँ उनके दिमाग में क्या है समझना, बिकॉज वो रूट ना जाए और अपना काम ना करे, ये भी ना हो। हाँ तो उनकी समझ को समझो और अपनी समझ समझाओ। वो अपने आप में एक तो क्या था, मानव व्हाट, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी ना हो, मैं बोल लेता हूँ। हाँ, उसकी अंडरस्टैंडिंग। दूसरी इज जनरल, एज राइटर्स या डायरेक्टर, आपकी विचारधारा जहाँ तक इंसान की समझ होनी इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वही किरदार आप लिख रहे हो, वही कहानियाँ आप समाज की बोल रहे हो। तो अगर आपको इंसान या लोग या ह्यूमन साइकोलॉजी समझ ही नहीं आएगी तो आप लिखेंगे क्या, बनाएंगे क्या, और आप पोर्ट्रे क्या करेंगे स्क्रीन पे? तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग, इट्स अबाउट समझ, मतलब एम्पैथी, हाँ एम्पैथी, विदाउट सिंपैथी। हाँ विदाउट अच्छा, इससे तो ऑडियंस को भी समझने में आसानी होती होगी। जो समझ है ऑडियंस को भी इससे समझने में आसानी होती है, जो आप लिखते हैं, जैसे बोला सुपर्ण ने। ऑडियंस को समझ में, हाँ। ऑडियंस को समझ में नहीं आएगी तो शायद शो नहीं, समझने में आसानी होती है अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की आपको समझ है थोड़ी बहुत तो। नहीं समझ, मैं समझा नहीं। हाँ, मैं भी- सवाल नहीं ऑडियंस को आप जब इतने बड़े कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी तो पढ़ना है आप जब कुछ बना रहे हाँ, हो कि ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग, कि हाँ, ऑडियस का टेस्ट। हाँ अभी देखो प्लेटफॉर्म जब इतना बड़ा है और आप हर जॉनर के फिल्म बना रहे हो या शोज बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो उन्हें समझना तो ज़रूरी है ही, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे स्टोरी को आप ऑनेस्टली बनाओ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने स्टोरी ठीक से बनाई, कोई ना कोई तो देख ही लेगा जिन्हें वो जॉनर पसंद है। तो सबसे पहले यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर कैरेक्टर्स एंड योर स्टोरी बिफोर अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, अदरवाइज यू विल ओनली केटर टू वन टाइप ऑफ द ऑडियंस, इज व्हाट आई फील। अच्छा, हाँ तो मतलब be wrong, but I'm ये- just- ठीक है। आपने दहन बनाई है जी, ठीक है। दहन में क्या है कि वो एक उसमें थोड़ा थोड़ा मिथ है और लोकल की जो चीज़ें हैं, तो उसमें हमने इससे पहले तुम्बाड़ देखी है, ठीक है, बहुत बेहतरीन उसमें काम है। तो उसी तरह क्या इसको आपको लोकल भी रखना है वहाँ की चीज़ों को लेके, उसके साथ में ग्लोबल भी रखना है इसको, तो उसको कैसे करते हैं? जैसे अभी बोला था ना कि सिर्फ एक टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए हो जाएगी, वो सबके लिए ग्लोबल, वो कैसे रखते हैं? क्योंकि लोकल का वहाँ से आपने उठाया, और या लोग कुछ कहते हैं कि ट्रू इवेंट्स पे है, कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये ट्रू इवेंट पे होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, बट कॉमेडी की प्रॉब्लम होती है। लेकिन लोकल रहने से ही ग्लोबल हो जाता है, आई थिंक। अच्छा, जितना आप उसको थिंक लोकल बी ग्लोबल, आई थिंक इज द हाँ, फ्रेज। मतलब यू मेक लोकल, इल बी ग्लोबल। अगर आप अपनी जो कहानी है उसको दर्शाने में आप अगर उसका जो फ्लेवर है, उसका जो एक टोन है, उसका जो एक लहजा है, उन सारी चीज़ों को अगर हम उसी नज़रिए से देखें जो कहानी कह रही है, तो वो यूके, यूएस, रशिया कहीं भी बैठे हुए किसी भी ऑडियंस को अपील कर जाती है। जैसे सुपर्ण अभी कह रहे थे कि यू वॉच लॉट ऑफ कोरियन स्टफ, सो कोरिया की फिल्म्स हैं या सीरीज़ हैं, वो सबको पसंद है क्योंकि बहुत सारी अच्छी कहानियाँ, लोकल कहानियाँ वहाँ की
एक रेजोनेट कर जाती है एक यूनिवर्सल सेंटिमेंट को। आई थिंक अगर आपकी कहानी में एक सेंटिमेंट ग्लोबल हो लेकिन कहानी लोकल हो तो अच्छा, और जैसा कि एक्चुअली विक्रांत और मिहिर ने कहा, मिहिर ने कुछ देर पहले एक और इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात कही थी कि इमोशन, वो इमोशन को पकड़ के चलता है और इमोशन यूनिवर्सल होता है। सो इट्स नॉट अबाउट कि ऑडियंस क्या चाह रहा है, आपकी कहानी अगर एक इमोशन के सुर को पकड़ के चलेगी तो इमोशन तो यूनिवर्सल होता है। हाँ भाई, रोते सब हैं, हंसते सब हैं। वही 7 सुर है, हाँ। 4 सुर है, 7 सुर है, कितने सुर है? सिंस 7 है सिंह साथ है। और सुर 9 है कि नवरस? हाँ, नवरस रस है और सुर कितने हैं? सुर 7 है, करेक्ट। सिंस भी 7 है, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, सो बॉटम लाइन इज आप उन्हीं को पकड़ के चलते हैं, वही कहानी आप ह्यूमन स्टोरीज बोलते हैं, और एज अ डायरेक्टर भी आप वही इमोशन को कहानियाँ पकड़ के चलेंगे तो आपका सीन काम करेगा, आपके कैरेक्टर काम करेंगे। ओके, सो या ठीक है। आपकी मासूम ब्लड पे बेस्ड है ना? ब्लड, तो क्या है मासूम, क्या कहानी है, और ब्लड से कितना इंस्पायर हुए, कैसा क्या है थोड़ा? तो मासूम ब्लड की एक ऑफिशियल अडेप्टेशन है और कहानी हमने ज़्यादा चेंज नहीं की थी क्योंकि अगेन लाइक ही सेड, इमोशनली अगर वर्क कर रही है सबके लिए तभी तो हॉटस्टार ने बनाया, क्योंकि इमोशनली इट वर्क्स एज अ यूनिवर्सल इमोशन। द फादर एंड डॉटर स्टोरी ऑलवेज वर्क्स। हाँ हाँ, सो हम वही बनाना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक थ्रिलर भी है, लेकिन थ्रिलर के साथ साथ एक बहुत ही कोर इमोशन है जो अगर कनेक्ट कर जाए तो इट विल ऑलवेज वर्क। तो हमने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए मासूम में, ब्लड से मासूम में। मेन इमोशन जो पकड़ के चला है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्या पास्ट है और उसके वजह से फैमिली में क्या क्या हो रही है। तो बस वही था। अच्छा, चूँकि आपकी अडेप्टेशन है, आपकी भी है जो आएगी अभी जी, ठीक है, तो पहले बता दीजिए हाँ, गुड वाइफ है क्या, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड? ऑन द रिकॉर्ड। अरे यार, ऑन द रिकॉर्ड मैं तो पूरा बता दूंगा यार, सुन तू। सो बेसिकली शाहरुख की एंट्री पहले सीन में होती नहीं, मस्ती कर रहा हूँ एनीवे। नो, सुसाइड कमिट करेगी। हाँ, जो टीजर में था वही बोल दो ना, शुरू करें। हाँ एक एक शुरू करें? शुरू करें। सो गुड वाइफ काजोल की कहानी है जो कि एक दौर से बीत रही हैं वेयर उनके पति एक स्कैंडल में इन्वॉल्व होते हैं और उनको ज़िंदगी अपनी फिर से शुरू करनी पड़ती है इन अ लीगल फर्म जो कि वो काफ़ी साल पहले छोड़ चुकी थी। एंड उनके स्ट्रगल्स, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस की कहानी है, एक जर्नी है वेयर शी इज़ अ गुड वाइफ, द गुड मदर, अ गुड लॉयर, अ गुड ह्यूमन बीइंग, और इज शी। एंड उनकी जो जुस्तजू है इन रिलेशनशिप्स के साथ टू ट्राई एंड मेंटेन हर लाइफ एंड हर सेल्फ, दैट्स द स्ट्रगल। और हमने कहानी के रूपांतर में इसको अडेप्टेशन में हमने काफ़ी चीज़ें मॉड्यूलेट हुई हैं, चेंज हुई हैं, बिकॉज ऑल्सो गुड वाइफ में लीगल सिस्टम, जूरी सिस्टम है अमेरिका में, या जूरी सिस्टम ही नहीं है। सो हमको हमने कहानी अडेप्ट किया, स्टोरी अडेप्ट किया, इमोशन अडेप्ट किए, बट वी हैड टू अडेप्ट इट इन अ डिफरेंट वे फॉर द इंडियन ऑडियंसेस बिकॉज हमारे सिस्टम काफ़ी अलग है। बट या आपका सवाल? हाँ, आप अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं आप लोग। हाँ। तो आपकी भी और संभव है अडेप्टेशन आजकल हो रहे हैं, खूब सारे हो रहे हैं अलग, पहले भी होते थे पर अब आजकल ऑफिशियली हो रहे हैं। हाँ, पहले होते थे पर हम लोग को बाद में मिलता था कि इसको अडेप्ट कर लिया गया। तो इसका कुछ आप अडेप्ट करते हैं कहीं से, तो इसका राइटिंग प्रोसेस क्या होता है? क्या आपको कैसे ये समझ आता है कि चूँकि उसका इंडियनाइजेशन करना है तो क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, ऐसा? सो गुड वाइफ के सिलसिले में बता सकता हूँ कि गुड वाइफ का पहला सीजन 23 एपिसोड का था क्योंकि टीवी के लिए बना था। ओके, आज से 10 साल पहले गुड वाइफ के 7 सीजन थे, 23 एपिसोड का पहला हर सीजन के 23 एपिसोड थे। और टीवी जिस ज़माने में केबल टीवी जो अमेरिका में होता है, वो 16 एपिसोड का उनका पहला मिड सीजन होता है, फिर उनका 3 महीने का गैप है, 2 महीने का गैप होता है, उसके बाद बाकी के एपिसोड आते हैं। तो उनकी राइटिंग भी अकॉर्डिंगली होती है कि अचानक आप देखेंगे कि 16 एपिसोड पे अचानक एक मिनी क्लाइमैक्स क्लिफहैंगर आया, फिर क्या वापस आएंगे उस ब्रेक के बाद, और फिर आपको आखिरी के 8 एपिसोड मिलते थे। तो हमने पहली बात तो 8 एपिसोड का सीजन बनाया। तो आपका पहले तो 2 चीज़ें, अगेन टीवी राइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ओटीटी राइटिंग। अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, तो ये मैं थोड़ा समझना चाहता हूं। हाँ, समझाता हूं। टीवी राइटिंग इन अमेरिका इज फॉर, इट हैज 5 एक्ट्स। क्यों?
क्योंकि 5 एड्स ब्रेक्स आते हैं, ओके तो 5 एक्ट के हिसाब से एपिसोड लिखा जाता है। OTT में एड ब्रेक नहीं होता, 23 एपिसोड नहीं होते, 8 एपिसोड होते हैं, प्लस वो जब टीवी के लिए लिखा गया था तो अगेन आप एक लीड प्रोटैगनिस्ट को फॉलो कर रहे थे, उसके अंदर जो राइटिंग OTT की होती है उसमें हर किरदार के एक स्ट्रक्चर, एक कहानी, एक रूपांतर होता है जो कि आप 7 सीजन में देखते होंगे। यहाँ आप 8 एपिसोड में एक सीजन में पहला सीजन क्रंच करेंगे, आप कुछ आर्क्स यहाँ से लेंगे, पहले ही सीड इन करेंगे और कुछ आप ओरिजिनल बनाएंगे बिकॉज उस तरह से लिखा नहीं गया है। सो फंडामेंटली एक तरह से आप पूरा रीराइट या रिवर्क कर रहे हैं, जो इमोशन है, जो बेसिक थीमेटिक कहानी है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं बिकॉज वही आपको पसंद आई थी पहले जगह। सो उसकी राइटिंग अलग होती है। अगर आप एक लिमिटेड सीरीज को अडाप्ट कर रहे हैं तो है ही 6 एपिसोड या 8 एपिसोड, तो उसकी राइटिंग अलग होगी। सो हर अडाप्टेशन का अलग चैलेंज होता है। आप किताब अडाप्ट करते हैं, जैसे मेरी हॉटस्टार पे एक शो आएगा सुल्तान ऑफ दिल्ली, वो किताब का अडाप्टेशन है। एक ओरिजिनल शो आ रहा है लुटेरे, जिसका आपने टीजर देखा है, वो मैंने लिखा है, वो कम्प्लीटली फ्रेश कहानी है। सो ईच राइटिंग इज अ डिफरेंट प्रोसेस एंड अ डिफरेंट चैलेंज। हाँ मैं तो डायरेक्टर था शो का, मेरे पास तो स्क्रिप्ट आ चुकी थी, सत्यम ने लिखी थी स्क्रिप्ट, लेकिन उन्होंने अडेप्टेबिलिटी अडेप्ट करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि पंजाब के एक रूरल गांव में सेट कर दिया था स्टोरी। तो वहाँ उसका एक नया एक फ्लेवर आ जाता है खुद ही, लोकलाइजेशन। हाँ, लोकलाइजेशन। एंड अगेन आई ऑलवेज गो बैक टू इमोशन बिकॉज दैट्स द वन थिंग दैट वी ऑलवेज कनेक्ट विद। ही स्ट्रिप्ड डाउन द स्टोरी फ्रॉम, because again blood also I think was 45 minutes long and more than 6-7 episodes I feel. तो उन्होंने एकदम फोकस स्टोरी रखा था about the daughter's urge and urgency to find out who has killed the mother, and through that we unravel the backstory of what went between the father and the daughter. So once it's a story about your father and the daughter, it is very easy to connect. So उतना ही उन्होंने मेनली अडेप्ट किया था। और स्टोरी के जो मेन बीट्स होते हैं ना, कि शायद यहाँ पे क्लिफ हैंगर आ जाए, यहाँ पे एंड करना चाहिए, वो हमने छेड़ा नहीं था क्योंकि वो हमेशा अच्छी तरह से वर्क कर रहा था। विक्रांत मतलब आपकी तो हालांकि जितने आजकल सीरीज आ रहे हैं उनमें सब में एक हम लोग क्या एक चलन देख रहे हैं, ग्रे एरिया में सारे कैरेक्टर्स खेलते हैं, ब्लैक एंड वाइट, कुछ ब्लैक नहीं होता है, कुछ वाइट नहीं होता है। तो इसमें क्या ऐसा नहीं होता है कि कुछ कंफ्यूजिंग, सब कुछ कंफ्यूजिंग होता है, ब्लरिंग होता है, गैंगस्टर हो, पॉलिटिशियन हो, मर्डरर हो, क्रिमिनल्स हो, डॉक्टर्स हो, सबको हम सब जितना होता है सब ग्रे एरिया में रखे जाते हैं। तो क्या ये दर्शक के लिए ये कैसे हेल्प करता है या कहीं कभी कभी पे ये थोड़ा बैकफायर भी हो जाता है? क्या सीन होता है इसका? आई थिंक हेल्प भी करता है क्योंकि जब से आई थिंक कल्चरली ऑल्सो हमारे यहाँ पे जब से मार्केट्स खुले हैं, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो जो हमारी ग्रे एरिया है, पहले कैसे एक देयर यूज्ड टू बी बैड गाइज एंड देयर यूज्ड टू बी गुड गाइज, काफ़ी डेफिनेशन क्लियर हुआ करता था, मे बी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक चॉइसेस जो हुआ करती थी। कोई ऑप्रेसर होता था, कोई एक ओप्रेस्ड होता था। बट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड द मार्केट्स ओपनिंग अप, अपॉर्चुनिटीज इतनी आने लगी, एजुकेशन बढ़ने लगा, तरक्की इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ स्टार्ट हैपनिंग, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को समझने की जो मीटरिंग है वो भी चेंज होने लगी, आई फील इन द लास्ट 30 odd years। तो वो जो ग्रे एरिया की आप बात कर रहे हैं वो अक्सर अभी पता चलता है क्योंकि सबके एजेंडाज होते हैं, सबके एक नीड होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात कर रहा हूँ मैं। वो अगर हम समझ पाते हैं और वो हर रोज़ के हिसाब से हम उसको एनकाउंटर करते हैं, उससे हमारी मुलाकात होती है, तो हम उस ग्रे एरिया को जानते हैं अब बहुत करीब से, कि कोई भी इंसान पूरा बुरा नहीं होता। मतलब ऐसे कई लोग होते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं जो बुरे के लिए ही काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू रन देयर हाउस, ट्राइंग टू डू व्हाट दे डू। फिर वो भले ही अलग अलग इमोशंस से ड्रिवन हो, ग्रीड से ड्रिवन हो या सक्सेस एम्बिशन से ड्रिवन हो या किसी भी चीज़ से ड्रिवन हो, हमको उनके पीछे की जो एक वो जो करते हैं उसके पीछे की एक रीजनिंग पता चल जाती है। आज के दौर में न्यूज़पेपर आप खोल के देखते हो तो किसी ने कोई स्कैम किया है तो उसके पीछे का एक पूरा, जैसे आप कह रहे थे, ह्यूमन साइकोलॉजी भी बताई जाती है कि वो यहाँ पला बड़ा, यहाँ पे उसने ग्रेजुएशन किया या नहीं किया, या उसने फिर जाके यहाँ नौकरी की, फिर वहाँ पे एक स्कैम किया, लेट्स से, राइट। तो इस सबका एक पूरा
चट्टापट्टा पूरा मिल जाता है आजकल, और लोग देखते भी है, सुनते भी है, समझते भी है इन सारी चीज़ों को, और उसके पीछे के एक रीज़न भी समझ जाते हैं। तो अगर लाइफ में ये ग्रे एरिया बढ़ती जा रही है तो फिर हमारी कहानियों में क्यों ना बढ़े। तो आई थिंक उससे हेल्प ही पड़ती है, उन लोगों को ये समझ आता है कि अच्छा हाँ यार, इसके जैसा इंसान मैंने देखा है कहीं पे, ये जो कर रहा है अपने हिस्से में सही कर रहा है, हाँ सही कर रहा है। ऑल्सो वक्त आपके पास है कहानी बोलने का। अगर शोले अगर 10 घंटे की होती तो आप देखते कि गब्बर सिंह को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल, वो भी ह्यूमनाइज होता, बिकॉज हम नहीं कर रहे, वो जस्टिफिकेशन आप एज ऑडियंस डाल रहे हो। अगर गब्बर सिंह का कुत्ता होता तो आप बोलते हैं कितना अच्छा इंसान है, कुत्ते को दूध पिला रहा है, भले वो ठाकुर के हाथ काट रहा है, राइट, यू नो आई मीन अपने कालिया की भी कहानी होती, उसका भी किरदार होता, वही बेचारे बीवी का जा रहे होते, बीवी पीट रही होती उसको, सांबा भी होता, सांबा का अफेयर होता उसकी बीवी के साथ कालिया की, उसको पता चल जाता। सो आई एम सेइंग आप हम सिर्फ कहानियां पे लेयर्स ऐड कर रहे हैं, आप अपने ग्रे एरियाज डाल रहे हो उसके अंदर। यू प्रोजेक्ट योर मोरालिटी ऑन अ कैरेक्टर, वी जस्ट शो एज क्रिएटर्स। हमारा काम आपको ऑब्जेक्टिवली दिखाना है कि इसी लाइफ में ये हो रहा है, इस स्थिति में इसने ये किया। गब्बर गरीब था, उसको ठाकुर पकड़ने आ रहा था तो उसने ठाकुर के हाथ काट दिए, बट गब्बर का कुत्ता भी इसको प्यार करता है, तो आप बोलोगे ओ गब्बर बहुत अच्छा इंसान है यार, ह्यूमनाइज भी है, बट problematic नहीं है। Just the other day I was talking to somebody, I said, I miss a protagonist who now doesn't have a flaw, like doesn't have a baggage, whose hands don't कतराते नहीं है हाथ, या किसी को पसीना नहीं आ रहा है। I miss that protagonist. I want a protagonist to just come and sway in and do things. Yeah, without worrying about कि कोई हाँ baggage लेके जा रहा है। Also it reflective है हमारी करंट सोसाइटी का, जहाँ जो कल्चर है आपका, वो कल्चर है जहाँ हर चीज़ की रीजनिंग है, ये मत कहो, ये मत करो, और ये कर रहे हो तो उसको जस्टिफाई करो, और क्यों ना करो। तो अगर वो करने जाओगे तो रिफ्लेक्टिव है उसका भी कि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, आप दिखा रहे हो उसका भी एक पहलू कि इसके पीछे ये कहानी है, इसके पीछे ये कहानी है। और जब आपके पास वक्त होता है तो आप कहानियाँ दिखा सकते हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी आर स्टोरी विद इन स्टोरी विद इन स्टोरी। महाभारत वही है ना, अच्छे बुरे सब। आप दुर्योधन पे एक फिल्म बना सकते हो जहां आपका प्रोटैगनिस्ट दुर्योधन होगा, उसकी तरस आएगा कि बेचारे के जांग, एंड ऑफ द डे भीम उसका पैर चीर के खून अपने मुंह में लपेटता है, राइट। कृष्ण भगवान दुख इस बात का दुख होता है कि भाइयों में ये हालत आ गई कि वो खून से अपना चेहरा लगा रहा है। और अर्जुन भीम आपका हीरो है, बट उसमें भी ग्रे है। हीरो और विलन बनने में 1 सेकंड लगता है, एक फ्रेम का चक्कर होता है बस, वो हम दिखाए ना दिखाएं, और आपका प्रोजेक्शन होता है कि आपने क्या सोचा है, किस मानसिक संतुलन में आपने वो मोमेंट पढ़ा या देखा है। सो इट्स अ मिक्स बैग। अच्छा, तो ह्यूमन साइकोलॉजी तो काजोल के साथ आपने काम किया जी। हालांकि ये इससे पहले उनकी एक फिल्म आ चुकी है OTT पे, पर ये जो है सीरीज़ में उनका पहला एक डेब्यू है। तो उनको कैसे आपने, चूँकि इसके साथ ये ऐसी चीज़ है कि वो फिल्मों से आई थी और सीरीज़ में उनको अडेप्ट करना था, और साथ ही कैसे आपने, या सिर्फ आप सीरीज़ की आपने कुछ अलग किया डायरेक्शन के अलग, या जो सीरीज़ था उसी पे स्टिक रहे कि जो आपने लिखा है वही बताया, वही ब्रीफ करना है, या कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ा, हमें एक और करना पड़ा? सेट पे मैं सर पे चल के जाता था, अदरवाइज सब कुछ सेम था। सी हियर्स द थिंग, काजोल एंड ऑफ द डे एक्टर है, राइट, एंड एज एन एक्टर उनको मौका मिल रहा है अपने आप को और एक्सप्लोर करने का, एक जोन में जो कि और हार्डकोर है, रियलिस्टिक है, जहां उनको अपने इमेज का बैगेज लेकर नहीं आना है। शी कैन परफॉर्म एज अ कैरेक्टर, जो अपने आप में एक खुशी का मौका है फॉर एक्टर टू काइंड ऑफ हैव दैट फ्रीडम। सो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा खास। मुझे अपनी कहानी जो हमने लिखी थी उसके जिसके नरेशंस हम लोग रीडिंग्स कर चुके थे एक्टर्स के साथ, जिसमें काजोल के साथ हमने कुछ बहुत सारे घंटे बिताए, काफ़ी सारे दिनों तक। हर किरदार को पता था, हर एक्टर को पता था कि वो क्या करने वाला है। सेट पे आने से पहले उनके इक्वेशंस हमने पहले से ही सेट किए थे, सो दैट देयर इज़ अ सेंस ऑफ कमराडरी, किसके साथ क्या है। एवरीबडी नोज व्हेन दे कम ऑन सेट, बिकॉज सीरीज़ को शूट करना, एक सीरीज़ एक 3 फिल्म के बराबर होती है, 3 से 4 फिल्म के बराबर होती है शूट करना। उतना उसमें प्रेप जाता है, उतना आप दिन में शूट करते हैं, जो कि काफ़ी अलग है। हम 3 से 4 कैमराज यूज़ करते हैं शूट करने के लिए एट टाइम्स। सो इट्स अ डिफरेंट इकोनॉमी ऑफ हाउ यू शूट, हाउ यू प्लान, हाउ यू डिज़ाइन। और एक्टर्स तैयार रेडी होकर आते हैं
सेट पर दे डोंट टर्न अप नॉट नोइंग कि क्या होने वाला है. बट ऑनेस्टली फिल्मों में भी ये नहीं होता. फिल्मों में भी एक्टर्स प्रेप करके तैयार होकर आते हैं. सिर्फ फिल्म का अंदाज बताने का और पोर्ट्रेयल का अलग होता है. कि उसमें आप सलमान की फिल्म सलमान खान को देखने जा रहे हैं, शाहरुख की फिल्म शाहरुख को देखने जा रहे हैं, स्टार को देखने जा रहे हैं. यहाँ एक्टर कहानी बताने आया है, कहानी सुनाने आया है, आप कहानी देखने जा रहे हैं. तो पर्सपेक्टिव, जैसा मैंने कहा, ऑडियंस का पर्सपेक्टिव, आपकी नज़र अलग होती है. ओके. तीनों ने काम किया है अलग अलग सीरीज़ में. सबसे टफ किसके साथ रहा, किस एक्टर को डील करना? एनिमल्स एंड चिल्ड्रन. अच्छा. फैक्ट. हाँ, मतलब उनको तो, पर मैं बच्चा अगर रोएगा तो तुम क्या करोगे? और मेरे शॉट में था, एक और शो में कुत्ता भी था. लकीली उसने पहले टेक में मेरा बैट चाट लिया. थैंक गॉड. रास्पबेरी जूस. एनिमल्स एंड चिल्ड्रन आर मोर पैम्पर्ड देन द बिगेस्ट ऑफ स्टार्स ऑन सेट. हाँ. कुत्ता जितना खाता है सेट पे आके, हाँ. मतलब आधा यूनिट खा ले. फैक्ट. अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ दशक पहले तक ऐसा होता था कि जो सिनेमा लवर्स होते थे, वो एस्पायरिंग जो डायरेक्टर जिनको बनना होता था, वो ऑथर्स और डायरेक्टर्स का एक बड़ा क्रेज़ था कि उनको पढ़ते थे, देखते थे, कोपोला का देखते थे, अलग अलग लोगों को देखते थे, पढ़ते थे. अब वो दौर है जहाँ पे OTT ट्रेलर रिलीज़ करते हैं, और जब YouTube पर ट्रेलर आता है तो उसमें क्रू की डिटेल्स ही नहीं डालते हैं. कुछ OTTs हैं. तो इस पे क्या हो गया है कि अब फिल्मों या सीरीज़ के क्रिएटर के तौर पर जो OTT ब्रांड को आगे रखा जा रहा है, क्रिएटर्स को पीछे रखा जा रहा है. ऐसा क्या हुआ, क्या बदलाव हो गया? एक फिर ये तो प्रोडक्ट हो जाएगा ना, ये तो एक हम तो OTT को फिर बोलते हैं आर्ट तो हो ही नहीं जाएगा ये. हम OTT को बोलते हैं आप क्रेडिट डाल दो, वो डाल देते हैं. आप हमारे YouTube पे देख लीजिए, क्रेडिट तो सबको मिला है. तो वो आई थिंक इट्स द प्रोड्यूसर्स प्रोरोगेटिव, नॉट एनीथिंग. ऐसा कुछ होता नहीं है. मतलब यू मेक अ रिक्वेस्ट, दे विल ऑलवेज. ऑनेस्टली आज के दौर में इनफैक्ट क्रिएटर्स आर मोर नोन देन एक्टर्स. अच्छा. सो ट्रेलर में नाम आने न जाने आज की तारीख में, ऑनेस्टली एज अ क्रिएटर, मेरे पास ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मतलब टिकटॉक तो खैर बैन हो गया, बट बहुत सारे माध्यम है जहाँ से मैं हल्ला करके बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ के अंदर, अगर बताने की जरूरत पड़े. नंबर 1. नंबर 2, जो दर्शक, जो कपोला, जो फिल्म मेकर्स बनना चाहते हैं, वो तो एनीवे ढूंढ लेते हैं कि किसने कौन क्या बनाया है. जो मेकर्स आपको ढूंढना चाहते हैं वो ढूंढ लेते हैं. और ये जो दशक है, ये जो एरा है, वो क्रिएटर्स का ही एरा है. ये राइटर्स और क्रिएटर्स और डायरेक्टर्स का एरा है. और जो आपके जाने माने लोग हैं वो सब जानते हैं. कोई OTT प्लेटफॉर्म अगर किसी टीजर पे उसका नाम डाले या ना डाले, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. बट इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्लेटफॉर्म शुड पुट इट एंड वी एज मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स इंसिस्ट. वही मतलब मेरा आप हमें मिल रहे हैं क्योंकि शायद कहीं ना कहीं क्रेडिट आपने देखा होगा. ललन टॉप. बिग फैन बाय द वे. यस. हाँ, तो अभी क्या है कि हाँ, भले ही आपकी रिक्शा में लंका लग गई थी आते हुए, मैं जानता हूँ. हाँ ठीक है, रिक्शा में तो खैर नहीं लगी थी, कहीं और लग गई थी. कुछ दशक, हाँ, मतलब क्या होता है कि आजकल जो डायरेक्टर्स हैं वो इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों से इंस्पायर होते हैं. आप लोग जब डायरेक्टर बनने की सोच रहे थे तो किसको देखा था कि एकदम उस डायरेक्टर ने आपको भचक्का किया था कि यार इसके तरह का कुछ बनाना है? डायरेक्टर्स, आई थिंक जब से डायरेक्शन चालू किया सारे लोग इंस्पायर ही हो रहे हैं. बट हाँ, मतलब वही मैं किसको, एक होता है ना पर्सनल आदमी का होता है कि कई लोग हैं, मतलब कई सारे लोग हैं. हाँ, तो ऋषिदास से लेके कुरोसावा तक, मतलब कई लोग हैं. क्यूब्रिक, बहुत सारे लोग हैं. इनका नाम ले, राज कपूर, फैंटास्टिक ब्यूटीफुल फिल्म मेकर्स. कंटेम्प्रेरी में बहुत सारे लोग हैं. राहिल हु मेड तुम्बाड़ इज ब्यूटीफुल, हिज वर्क इज फैंटास्टिक. कई लोग हैं जिनको देख के जिनको ऐसा लगता है कि वाह, कमाल का काम किया है, इंस्पिरेशनल काम किया है. मैंने तो अपनी इंस्पिरेशन को टैटू करा लिया. देख, स्टीफन किंग मेरा इंस्पिरेशन है. डार्क टॉवर टैटूड है. नाइस. मिहिर आपका? सेम आंसर. सारे, बहुत सारे हैं, क्योंकि एज फिल्म मेकर्स यू स्टार्ट वाचिंग मूवीज अर्ली एट एन एज. तो आप सबकी फिल्में देखते हो, आपको लगता है ओ इनका ये कितना बढ़िया है, ये जॉनर कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं. और हमें भी खुद को चैलेंज करने में मज़ा आता है. तो कहीं ना कहीं
हर एक फिल्म मेकर हमारी इंस्पिरेशन है। और ना मैं फिल्म स्कूल में गया हूँ ना असिस्ट किया है। आई थिंक हम सबकी वही कहानी है, हम लोग फिल्में देख के बड़े हुए हैं, फिल्में देख के सीखा है। हाँ। और हर तरह की हर फिल्म मेकर की फिल्म देखी है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, इसके अंदर फिल्म होती है। एंड आप अच्छी फिल्म देखो और बुरी फिल्में देखो, दोनों देखो, सो दैट अंडरस्टैंड कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, क्या सही है क्या गलत है। एंड स्पेशली वॉच फिल्म विच आर अंडररेटेड, जिनको आज मिलता है मौका। लाइक फॉर एग्जांपल आमिर खान की डेब्यू फिल्म थी राख, Correct. वो अगर आज रिलीज होती Correct. तो कोई मतलब एक अलग तरह का ऑडियंस होता है उसके लिए। बहुत सारी फिल्में इस तरह की हैं, बट एनीवे। अच्छा, एक मेरा और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जब आप बहुत सारे, जैसे आपने बोला ना, बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होते हैं, आप देखते हैं, तो जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो वो ऑथेंटिसिटी क्या ऐसा होता है, उधर से ऑब्जर्व कर लिया उधर से, तो वो ऑथेंटिसिटी कैसे रह जाती है? कुछ ऐसा होता है ना, रेफरेंसेस आ जाते होंगे खुद से, फिर लोगों को लगता होगा नहीं यार ये तो कहीं से लग रहा है चुराया होगा। हाँ, तो ये कैसे खुद को रोकते कैसे हैं कि वो जो आप इमिटेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। फिल्म मेकिंग इज बेसिकली लव लेटर हाँ टू फिल्म मेकर्स। प्रेम पत्र है। नहीं, बट फैक्ट है, हर फिल्म मेकर हर फिल्म में प्रेम पत्र लिखता है दूसरे फिल्म मेकर्स को, नाइस। अलग अलग कहानियों में, हर सीन में नहीं, हाँ हाँ बट वो आता है, आता। हर फिल्म मेकर का आता है। एंड फैक्ट इज दिस, वेदर वो लिखावट में आए, या आप किसी ना किसी को प्रेम पत्र लिख रहे ही होते हो आप। हाँ, वो एडिटिंग तक जाता है। हाउ यू एडिट आल्सो इज अ वे ऑफ राइटिंग। हाँ, एडिटिंग इज आल्सो राइटिंग। देयर आर मेनी एडिटर्स हु इंस्पायर द वे दे हैव एडिटेड। तो आई थिंक इन्फ्लुएंसेस होते हैं बहुत सारे, इन्फ्लुएंस इज द राइट टर्म एक्चुअली। इन्फ्लुएंसेस होते हैं बहुत सारे। बट चलिए, अब चलते चलते मुझे इशारा किया जा रहा है कि अब ख़त्म करते हैं, तो चलते चलते ये बता दीजिए, क्या तहन का नया सीज़न आने वाला है, आएगा आगे? अभी देखते हैं, ऑडियंस का रिस्पांस सीजन 1 में ही चल रहा है, तो 10 दिन भी नहीं हुए। फिर भी कुछ पहले से कुछ सोचा? नहीं सोचा। या इन्होंने 4 सीजन की कहानी लिख रखी है। और मिहिर, जी, आपके मासूम का? मैं अभी बात नहीं कर सकता उसके बारे में, पर अच्छा, मतलब बात नहीं कर सकते, मतलब कुछ है, पक रहा है कुछ। और आपका तो अभी आया ही नहीं है। मेरे तो आया नहीं है, मैं तो बंद मुट्ठी की तरह हूँ, मैं पैदा ही नहीं हुआ अब तक। चलिए, आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा।